दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो अगर आपको कहा जाए कि आपने कुछ कोड लिखकर कुछ अपनी लॉजिक से दो थ्रेड्स के दरमियान, दो फंक्शंस के दरमियान एक्चुअली टाइम शेयरिंग करवाना कि दोनों फंक्शंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हों, तो क्या आप कर लेंगे? दो फंक्शंस हैं f1 एंड f2 और आपने इन दोनों को पैरेलल में चलाना है। टाइम शेयरिंग से कर लें कि पहले f1 चले कुछ टाइम के लिए, फिर f2 चले, देन f1 f2 f1 f2, इन दोनों के दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही हो। आपने कोई फंक्शन कॉल नहीं करनी, कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी। सर मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि ये तो सीपीयू बल्कि ओएस डिसाइड कर होता है कि इस प्रोसेस को यानी जी बिल्कुल, वो तो अगर सॉरी। कर्नल लेवल पे देखा जाए ना तो वो तो स्केजुलिंग प्रोसेस की तो कर्नल कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम लिखने को कहूँ ऐसा कि आप प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा करें कि कोई अपना छोटा सा स्केजुलर लिख लें जो दो फंक्शंस को स्केड्यूल करे, f1 को रन करे, फिर f2 को, फिर f1 एंड सो ऑन, यूजर लेवल पे। अम, सर थोड़ी अगर सी हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग और पढ़नी पड़े शायद आपको, कुछ कंस्ट्रक्ट्स पढ़ने पड़े या सिग्नल्स पढ़ने पड़े। कुछ सिग्नल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सिग अलार्म है, आप एक टाइम सेट कर लेते हैं और उतने टाइम के बाद वो सिग्नल जनरेट होता है। और जब भी सिग्नल आपके यूज़र एप्लीकेशन को डिलीवर होता है तो यूज़र एप्लीकेशन उसके हैंडलर को एग्जीक्यूट करती है, जो काम कर रही होती है उसको छोड़ के उसके हैंडलर को एग्जीक्यूट करती है। तो वो हैंडलर्स में कंट्रोल आ जाता है एंड फिर वो कंट्रोल किसको रिटर्न करता है वो फिर उस हैंडलर के इख्तियार में। यानी कि किसी तरीके से इट इज़ पॉसिबल कि हम एक छोटा सा स्केजुलर उस एप्लीकेशन में लिख लें जो दो फंक्शंस के दरमियान टाइम शेयरिंग करवाए। इस तरह 3 हो सकते हैं फंक्शंस, 4 हो सकते हैं, तो लगेगा कि वो सारे पैरेलल में चल रहे हैं लेकिन उनके दरमियान एक्चुअली टाइम शेयरिंग हो रही होगी। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। जस्ट आपको सिग्नल्स देखने हैं और वो जैसे लाइब्रेरीज काम करती हैं। ओके, आपने अपने तौर पे थ्रेड क्रिएट कर लिया। अब आपने देखा नंबर ऑफ फ्लोज क्रिएट कर लिए, दो f1 भी चल रहा है, f2 भी चल रहा है, दो के दरमियान टाइम शेयरिंग करवा ली। अपने तौर पे आपने कर लिया ये काम, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं किया। आपने कर्नल को रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें थ्रेड क्रिएट करके दो। अब कर्नल कुछ नहीं कर रहा, आपने अपने तौर पे दो थ्रेड्स क्रिएट कर लिए। लेकिन कर्नल को कितने थ्रेड्स नज़र आ रहे होंगे? कर्नल को सिर्फ एक थ्रेड नज़र आ रहा होगा और वो भी मेन थ्रेड जो उसने खुद क्रिएट किया है। बाकी थ्रेड्स आपने अपनी स्पेस में क्रिएट कर ली हैं, अपनी किसी लॉजिक से, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं किया क्रिएट करने के लिए। अब कर्नल नहीं जानता, अब कर्नल ने अपने थ्रेड को ही स्केड्यूल करना है। कर्नल सिर्फ अपने थ्रेड को देख रहा है जो उसने प्रोसेस क्रिएट करते वक्त एक थ्रेड क्रिएट किया था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड क्रिएट हो जाता है, तो कर्नल तो सिर्फ उस थ्रेड को ही देख रहा है। बाकी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर लिए हैं अपनी लॉजिक से, और वो सारे थ्रेड्स टाइम शेयर कर रहे हैं। जैसे दो थ्रेड्स हैं f1 एंड f2। अब टोटल टाइम जो कर्नल ने अपने थ्रेड को दिया है, मेन थ्रेड को दिया है, दैट इज से 5 मिली सेकेंड। वो 5 मिली सेकेंड का टाइम आप अपनी लॉजिक से डिवाइड कर रहे हैं दो फंक्शंस के दरमियान, अपने दो थ्रेड्स के दरमियान, f1 और f2 के दरमियान।
से 2 मिली सेकेंड आप एक को दे रहे होंगे, 2 मिली सेकेंड दूसरे को दे रहे होंगे, और बाकी आपका जो स्विचिंग टाइम होगा जो मैनेज कर रहा होगा एक से कंट्रोल लेकर दूसरे को देने में। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अब देखें, कर्नल सिर्फ अपने थ्रेड को देख रहा है, आपने अपनी किसी लॉजिक से यूजर स्पेस के अंदर थ्रेड्स क्रिएट कर लिए हैं, कर्नल अनअवेयर है, कर्नल नहीं जानता कि आपने ऊपर क्या किया हुआ है, आपकी लॉजिक क्या है। कर्नल को वो इंस्ट्रक्शंस ही आ रही हैं और कर्नल सिर्फ अपने थ्रेड को मैप कर रहा है। अब इस स्लाइड पे देखें, आपको के नज़र आ रहा है, के वो थ्रेड है जो कि कर्नल ने क्रिएट किया था आपके प्रोसेस के अगेंस्ट, और बाकी जो ऊपर 4 थ्रेड्स हैं वो आपने खुद अपनी लॉजिक से क्रिएट कर लिए, उनके दरमियान टाइम शेयरिंग करवा दी। कर्नल नहीं जानता, कर्नल ऊपर क्या है, यूजर स्पेस में क्या कितने थ्रेड्स हैं, कर्नल नहीं जानता, कर्नल सिर्फ अपने थ्रेड को देख रहा है, दैट इज ओनली वन थ्रेड जो वो उसने क्रिएट किया था। अब अगर 4 सीपीयूज लगे हों तो उनमें से ये किसी एक पे ही स्केड्यूल हो सकता है ये एक। अब जो सीपीयू असाइनिंग है वो तो थ्रेड लेवल पे हो रही है, और वो भी कर्नल थ्रेड की लेवल पे। तो कर्नल ने स्केजुलिंग करनी है और कर्नल को सिर्फ एक थ्रेड नजर आ रहा है, तो वो तो एक ही थ्रेड किसी को असाइन करेगा। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनी टू वन मॉडल में जो थ्रेड है वो प्रोसेस के ही तकरीबन इक्विवेलेंट है? इस तरह की डेफिनेशन देने से पहले एग्जिस्टिंग हम देख लेते हैं, देन क्लियर हो जाएगा आपको। ये बात होता है कि मैनी टू वन मॉडल में ऊपर मैनी है यूजर स्पेस में, लेकिन कर्नल स्पेस में वन है, और ये वन वही है जो प्रोसेस क्रिएट करते वक्त बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। एक थ्रेड तो होता है ना जो आपके प्रोसेस में, दैट इज द मेन थ्रेड, ये वो वन है। बाकी जो मैनी है, जो वर्कर थ्रेड्स हैं, वो आपने अपनी किसी लॉजिक से क्रिएट किए हैं, लेकिन वो आपकी ही एड्रेस स्पेस के अंदर है। कर्नल अनअवेयर है, कर्नल नहीं जानता, कर्नल के पास उसका कोई डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अब कर्नल के पास जो डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो मेन थ्रेड का अवेलेबल है, दैट इज द थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक TCB। ओके, अब अगर इस तरह आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो उन थ्रेड्स को हम कहेंगे यूजर लेवल थ्रेड्स। यूजर ने क्रिएट किए, कर्नल को इन्वॉल्व किए बगैर, यूजर की अपनी कोई लॉजिक है इंप्लीमेंट करने की, या कोई लाइब्रेरी उसने यूज कर ली है। अब यही लॉजिक आपको लाइब्रेरी के फॉर्म में मिल गई, आपने उसको लाइब्रेरी को इंक्लूड किया और आपने थ्रेड्स क्रिएट कर लिए। कर्नल अनअवेयर है, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ऐसे थ्रेड्स को हम यूजर लेवल थ्रेड्स कहते हैं। यूजर ने क्रिएट किए हैं अपनी स्पेस के अंदर, कर्नल नहीं जानता। तो यूजर लेवल थ्रेड्स क्लियर हुए हैं। अब ये जो मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं वो मैनी टू वन होता है, क्योंकि जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यूजर स्पेस में मैनी थ्रेड्स हैं जो कि मैप हुए में एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, यूजर लेवल थ्रेड्स आर इजी टू क्रिएट और कैंसल एंड मैनेज। क्यों? यूजर थ्रेड्स यूजर स्पेस में क्रिएट करना है, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं करना। अगर कर्नल को रिक्वेस्ट करनी होती, कर्नल को इन्वॉल्व करना होता, तो हम सिस्टम कॉल इन्वोक करते। सिस्टम कॉल जब भी इन्वोक होती है, मोड स्विच होता है फ्रॉम यूजर टू कर्नल, और उसमें CPU टाइम कंज्यूम होता है, उसमें काफ़ी साइकिल्स वेस्ट होते हैं। फिर ISR या वो जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होती है, और फाइनली कंट्रोल फिर रिटर्न होता है यूजर स्पेस। तो पहले मोड स्विच होता है फ्रॉम यूजर टू कर्नल, देन कोड एग्जीक्यूट होता है, देन कर्नल टू यूजर वापस कंट्रोल आता है।
अब यहाँ पर कोई मोड स्विच रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सिस्टम कॉल की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम कॉल हम इन्वोक नहीं कर रहे, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। सिस्टम कॉल तो हम तब इन्वोक करते हैं जब हमने कर्नल की किसी सर्विस को एक्वायर करना होता है। यहाँ तो हम अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली होना क्या है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की, लाइब्रेरी फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल, जब भी हमने फंक्शन कॉल किया कंट्रोल ट्रांसफर हो गया उसकी डेफिनेशन पे, डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल रिटर्न हो गया। कोई मोड स्विच नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट आपका कंट्रोल जंप करके वहाँ गया है, उसको एग्जीक्यूट किया और वापस आ गया। तो आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं उसी लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ करते हुए, कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेज मीन्स कि उसको सिंक्रोनाइज अगर आपने करना है तो उन दोनों को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं यूजिंग दैट लाइब्रेरी। ये बात समझ आइए? जब कर्नल इन्वॉल्व नहीं है, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जस्ट उसकी कोई सिस्टम कॉल इन्वोक नहीं करनी हमने, जस्ट लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करना है या हमारी जो अपनी लॉजिक है उसको हमने वहाँ पर यूज़ करना है। जो कोड हमने लिखा हुआ है फंक्शन की फॉर्म में, हमने वो फंक्शन कॉल कर लेना है, थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, कर्नल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये काम आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी कर सकते हैं जो थ्रेड्स को नेटिवली सपोर्ट नहीं करते, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करता, वहां भी आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। कर्नल को एक ही थ्रेड नजर आ रहा होगा लेकिन यूजर स्पेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। तीसरा बेनिफिट इसका है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल है कोड आपका, लाइब्रेरी आपने जस्ट अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है तो जस्ट आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए लाइब्रेरी चाहिए, वो डाउनलोड कर लें, या अगर आपकी अपनी लॉजिक है थ्रेड क्रिएशन की तो आपको वो लाइब्रेरी भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सर जी आपका पॉजिक्स से हम हाँ, जितने भी बनाएंगे वो यानी मॉडल मैनी टू वन मॉडल ही में आएगा। इट डिपेंड्स, वो आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। तो यूज़र लेवल्स जो थ्रेड्स होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, आपका जो कोड है वो पोर्टेबल है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाएगा जो नेटिवली सपोर्ट नहीं करते थ्रेड्स को, जहाँ पर आप वैसे थ्रेड नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन यूज़र लेवल थ्रेड्स वहाँ भी क्रिएट हो जाएंगे। जस्ट लाइब्रेरी कॉल करनी है आपने, आपकी अपनी लॉजिक है, कर्नल को नहीं पता। ये क्लियर हुआ है यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं क्या? यस सर। ओके, अब हम उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। तीन हमने उसके फायदे देख लिए, अब उसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। अब यहाँ पर देखें कि चार यूज़र लेवल थ्रेड्स मैप हुए में हैं एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर। वो एक के ऊपर मैप हुए में एक ही वही है जो कि प्रोसेस क्रिएट होते वक्त क्रिएट हुआ था। अब कर्नल सिर्फ अपने इस थ्रेड को देख रहा है और इसी को ही किसी अवेलेबल सीपीयू पे स्केड्यूल करेगा। ओके, यूजर स्पेस के अंदर 4 थ्रेड्स हैं, अगर उन चारों में से कोई एक थ्रेड भी आईओ कॉल करता है, कोई एक थ्रेड भी आईओ कॉल करता है तो एक्चुअली वो जिसके ऊपर मैप हुआ है उसने आईओ कॉल की है। ये फर्स्ट थ्रेड की ले लेते हैं, राइट मोस्ट थ्रेड की बात करते हैं। ये मैप हुआ है, इसके पास कंट्रोल था। ये चल कैसे रहे होंगे पहले तो ये देख लें कि पहले कुछ टाइम के लिए से 1 मिलीसेकंड के लिए एक थ्रेड चला, नेक्स्ट मिलीसेकंड दूसरे को कंट्रोल मिल गया, फिर उससे नेक्स्ट मिलीसेकंड के लिए तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। इनके दरमियान जो कंट्रोल है वो स्विच हो रहा है,
टाइम शेयरिंग हो रही है। तो टोटल टाइम कर्नल लेवल थ्रेड को के को, जो आपको बॉटम में के नजर आ रहा है, इसको मिला था 5 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड डिवाइड हो गया 4 थ्रेड्स के दरमियान, और 1 मिली सेकेंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में लग गया, जो उनके दरमियान स्विचिंग करनी है चारों के दरमियान। अब जो वो स्केजुलर है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है आपने अपनी यूजर स्पेस के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, या आपने लाइब्रेरी यूज की हुई है, उसके अंदर स्केजुलर एम्बेड हुआ है। फाइन। अब ये चारों मैप हो रहे हैं कर्नल थ्रेड के ऊपर, के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि जो राइट मोस्ट थ्रेड है ये मैप हुआ, इसने आईओ कॉल कर दी। अब इसने आईओ कॉल की है तो एक्चुअली के ने आईओ कॉल की। अब कर्नल तो सिर्फ के को देख रहा है, जो अपना थ्रेड है उसको देख रहा है। कर्नल उसको वेट स्टेट में मूव कर देगा रनिंग से, यानी कि पूरा जो प्रोसेस है वो वेट स्टेट में आ गया। जैसे कोई आईओ कॉल करता है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जैसे कोई प्रोसेस आईओ कॉल करेगा, कंट्रोल उससे लेकर किसी और प्रोसेस को दे दिया जाएगा, और उस प्रोसेस को जो आईओ कॉल करेगा उसको वेट स्टेट में ले जाया जाएगा, या जो भी डिवाइस उसने रिक्वेस्ट की होगी उसके क्यू में उसे इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि थ्रेड्स में हम थ्रेड लेवल पे बात कर रहे हैं कि सीपीयू की एलोकेशन प्रोसेस नहीं बल्कि थ्रेड लेवल पे हो रही होती है, और हर प्रोसेस में एक थ्रेड ज़रूर होता है जिसे मेन थ्रेड कहते हैं। तो अगर उस थ्रेड ने आईओ कॉल की तो इंस्टेंटली उसे कंट्रोल लेकर किसी और को दे दिया जाएगा, और आईओ कॉल करने वाले थ्रेड को वेट स्टेट में ले जाया जाएगा और किसी डिवाइस क्यू में इंसर्ट कर दिया जाएगा। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अगर एक थ्रेड ने आईओ कॉल किया तो कंट्रोल दूसरे थ्रेड को मिल जाए, दूसरा आईओ कॉल करे तो कंट्रोल तीसरे थ्रेड को मिल जाए। लेकिन ये तो आइडियल केस है, लेकिन चूंकि कर्नल देख नहीं रहा, कर्नल तो सिर्फ अपने थ्रेड को देख रहा है, के को, तो के आईओ कॉल करेगा तो के को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वेट स्टेट में मूव कर दिया जाएगा। तो इफ वन यूजर थ्रेड परफॉर्म्स आईओ, होल प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि मेन थ्रेड के ऊपर सारे मैप हुए में, अगर किसी वर्कर थ्रेड ने आईओ कॉल की तो चूंकि वो मैप हुए में एक ही थ्रेड के ऊपर, एक मेन थ्रेड के ऊपर, तो कर्नल फौरी तौर पे उस मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। वो नहीं जानता कि ऊपर कितने थ्रेड्स हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि यूजर थ्रेड्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग अचीव नहीं कर सकते। मल्टी प्रोसेसिंग क्या थी? पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव नहीं कर सकते। ऊपर चार थ्रेड्स हैं, ऊपर यूजर स्पेस में 4 थ्रेड्स हैं। चूंकि ये सारे मैप हुए में एक थ्रेड के ऊपर, तो वो एक थ्रेड के किसी एक सीपीयू पे स्केड्यूल हो सकता है। 4 सीपीयूज लगे हुए हैं लेकिन वो किसी एक पे स्केड्यूल होगा। फिर तो मकसद बहुत हो जाता है। हाँ, शायद अब तक इतना ही आप कह सकते हैं कि थ्रेड बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। हम तो थ्रेड्स क्यों बना रहे थे? हमने तो प्रोसेस की जगह पर हम थ्रेड्स लेकर आए थे कि रेप्लिकेशन ना हो। तो अब थ्रेड में मल्टी प्रोसेसिंग भी अचीव नहीं हो सकती। जब एक थ्रेड आईओ कॉल करेगा तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। और अगला पॉइंट भी देख लेते हैं कि यूजर थ्रेड्स are not given separate time slice. They have to share the time slice given to one kernel level thread. They are mapped on. अब जो टाइम एलोकेशन हो रही है, जो टाइम अलॉट हो रहा है वो तो कर्नल लेवल थ्रेड को हो रहा है, और कर्नल लेवल थ्रेड एक है प्रोसेस में। अब उसको 5 मिली सेकेंड मिल गए। अब वही 5 मिली सेकेंड ऊपर यूजर स्पेस के अंदर मौजूद थ्रेड्स में डिवाइड होने हैं, जबकि हर चाइल्ड प्रोसेस को सेपरेट टाइम इसलिए मिलता था कि हर चाइल्ड प्रोसेस के अंदर, हर प्रोसेस के अंदर एक मेन थ्रेड होता था। तो टाइम एलोकेशन जो हो रही है वो तो थ्रेड लेवल पे हो रही है,
तो अब देख लें कि इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि अगर कोई एक थ्रेड भी आईओ कॉल करता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, मींस जिसके ऊपर वो मैप हुए में वो थ्रेड, कर्नल थ्रेड मैप ब्लॉक हो जाएगा, प्रोसेसिंग रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था, यूजर थ्रेड्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट मल्टी प्रोसेसिंग। और तीसरा पॉइंट ये है कि यूजर थ्रेड को चूंकि कर्नल देख नहीं रहा तो कर्नल हर थ्रेड को सेपरेट टाइम एलोकेट नहीं करवा सकता। वो जिसके ऊपर मैप हुए हैं सिर्फ उसको 5 मिली सेकेंड से, हमने एग्जांपल ली हुई है शुरू से कि 5 मिली सेकेंड है, ये कुछ भी हो सकता है, वो टाइम एलोकेट होगा, कर्नल थ्रेड को ही टाइम एलोकेट होगा, क्योंकि कर्नल थ्रेड एक प्रोसेस में एक है तो एक ही टाइम स्लाइस उसे मिलेगा, दैट इज 5 मिली सेकेंड से। तो ये लिमिटेशन है यूजर लेवल थ्रेड्स की। फिर भी हम यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, वो देख लेते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स की। मॉडल जो फॉलो होता है 1 to 1, एवरी यूजर लेवल थ्रेड इज मैप्ड ऑन अ सेपरेट कर्नल लेवल थ्रेड। ऊपर एक है, नीचे भी एक होगा, नीचे क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा करने के लिए हमें सिस्टम कॉल इन्वोक करनी पड़ेगी, कर्नल को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि एक थ्रेड क्रिएट करके दो, तो फिर एक कर्नल स्पेस के अंदर थ्रेड क्रिएट होगा। तो एक यूजर स्पेस में, एक कर्नल स्पेस में, और वो दोनों मैप हो गए आपस में, वो उसके ऊपर मैप हो गया। अब 1 to 1 रिलेशन है। Each kernel thread can be scheduled on different CPU. अब एक ही प्रोसेस है, ये रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगल है ये एक ही अगर प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रही है तो देखें 4 थ्रेड्स हैं यूजर स्पेस में और 4 ही थ्रेड्स हैं कर्नल स्पेस में, और 1 to 1 मैपिंग हुई हुई है। अब कर्नल को 4 प्रोसेस नजर आ रहे हैं, 4 थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। अब वो चारों को इंडिपेंडेंटली फॉर डिफरेंट सीपीयूज पे स्केड्यूल कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, ईच कर्नल थ्रेड इज असाइंड सेपरेट सीपीयू टाइम। 4 कर्नल थ्रेड्स हैं, सबको सेपरेट सीपीयू टाइम मिलेगा, इन केस के अगर एक ही सीपीयू लगा हुआ है। अगर 4 है तो फिर तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो 4 सेपरेट सीपीयूज पर स्केड्यूल हो जाएं, जरूरी नहीं है कि हों, लेकिन हो सकते हैं। ये इख्तियार स्केड्यूलर के पास है और प्रोग्रामर के पास भी है। प्रोग्रामर भी स्केड्यूलर को फोर्स कर सकता है कि इस थ्रेड को इस कोर पे असाइन कर दो। अगर एक ही सीपीयू लगा हुआ है तो फिर तो मल्टीटास्किंग होनी है, नो अदर ऑप्शन। तो मल्टीटास्किंग के केस में हर कर्नल लेवल थ्रेड को सेपरेट सीपीयू टाइम अलॉट होगा, से 5 मिली सेकेंड। तो कलेक्टिवली कितना टाइम मिल गया, 5 मिली सेकेंड प्लस 5 मिली सेकेंड प्लस 5 प्लस 5, तो उस प्रोसेस को 20 मिली सेकेंड मिल गए। जबकि अगर यही यूजर थ्रेड होते तो एक ही टाइम स्लाइस मिलता और वो 5 मिली सेकेंड का होता। One thread blocks, control is transferred to other thread. ओके, एक ही सीपीयू लगा वैसे तो इन 4 में से कोई एक थ्रेड एग्जीक्यूट होता है और वो आईओ कॉल कर देता है, कंट्रोल दूसरे थ्रेड को मिल जाएगा। जिसने आईओ कॉल किया वो कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो गया, कंट्रोल दूसरे को मिल गया, दूसरा रनिंग स्टेट में आ गया। दूसरे ने आईओ कॉल की, कंट्रोल तीसरे को मिल गया, तीसरे ने आईओ कॉल की, कंट्रोल चौथे को मिल गया। लेकिन यूजर लेवल थ्रेड्स में ऐसा नहीं था। यूजर लेवल थ्रेड्स में यूजर स्पेस में मौजूद किसी एक थ्रेड ने भी आईओ कॉल की तो जिस कर्नल थ्रेड के ऊपर वो मैप हुआ होता था वो कर्नल थ्रेड ही ब्लॉक हो जाता था। कर्नल थ्रेड ही ब्लॉक हो गया तो उसके ऊपर मैप होने वाले सारे ब्लॉक हो गए। ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। पोर्टेबल नहीं है,
अगर तो नेटिव सपोर्ट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, नेटिव सपोर्ट नहीं है नहीं कर सकते। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करता, आप थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकते। यूनिक्स की अर्ली वर्जन सपोर्ट नहीं करती थी, आप नहीं कर सकते। क्रिएशन, कैंसलेशन, सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स कर्नल इंटरवेंशन थ्रू सिस्टम कॉल। अब आपने थ्रेड को क्रिएट, कैंसल, उसको मैनेज यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो थ्रू सिस्टम कॉल होने हैं। और सिस्टम कॉल जब भी वो करते हैं तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है, वो पहले डिस्कस हो चुकी है। मोड स्विच होता है एंड सो ऑन। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब सिस्टम कॉल इन्वॉल्व हो गई है। अब सिस्टम कॉल को काफ़ी पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि वो एक क्या चीज़ होगी जिससे हमें सिस्टम कॉल कॉल करनी पड़ रही है? देखिए, सिस्टम कॉल आपको तब करनी पड़ती है जब आपने कर्नल की किसी सर्विस को एक्वायर करना होता है, जब आपने कर्नल को रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे ये काम करके दो। कोई भी काम हो सकता है। आपने अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो आप कर्नल को रिक्वेस्ट करते हो मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेके दो। क्यों? क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। आप डायरेक्टली आप कर्नल को बाईपास नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते। अगर आप करोगे तो आपको सीपीयू ट्रैप कर देगा क्योंकि आप यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे हो। ड्यूल मोड ऑफ ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाने का असल पर्पस ही यही था कि यूजर कर्नल को बाईपास ना कर सके। जो काम उसने करना है वो कर्नल के थ्रू करना है, क्योंकि अगर कर्नल को बाईपास करेगा तो फिर सिक्योरिटी कोई नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट है कि क्रिएशन या उनकी जो भी मैनेजिंग है वो स्लोअर देन दैट ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स। जाहिर है उसमें सिस्टम कॉल्स और कर्नल इन्वॉल्व हो गया है। आपको कुछ भी करना है, अभी तो आप जस्ट क्रिएट किया है और डिस्ट्रॉय किया है, मतलब कि अभी कैंसिल भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्रिएट किया है। आगे चल के हम देखेंगे कि हमने उसको मैनेज भी करना होगा, उसको सिंक्रोनाइज करना होगा। तो एग्जीक्यूशन रिलेटिवली स्लो होगी कर्नल लेवल थ्रेड्स में। नॉट एग्जीक्यूशन बट द क्रिएशन, कैंसलेशन एंड मैनेजिंग, ये तीन चीज़ें रिलेटिवली स्लो होंगी क्योंकि इसमें सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व हो गई हैं। मोड स्विच आ गया, अब मोड स्विच होगा, कर्नल को रिक्वेस्ट करेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद। यहाँ तक मुझे बताएं कि यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स में कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो। मैंने दोनों के 3 फायदे और 3 लिमिटेशंस बताई हैं। सर जी जो जो थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके अंदर ईच थ्रेड के अक्रॉस जो उसका प्रोसेस है वो भी मेंशन हुआ होता है उसमें? हो सकता है, अगर वो लाइब्रेरी या स्केजुलर को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। असल में टीसीपी मेंटेन कौन करेगा? यूज़र थ्रेड के केस में वो लाइब्रेरी मेंटेन कर रही होगी, यानी कि एक्चुअली तो छोटा सा स्केजुलर इंप्लीमेंट हुआ होगा उस लाइब्रेरी में, वो मेंटेन कर रहा होगा उसको। क्या उसको प्रोसेस आईडी जानने की ज़रूरत है? मैं नहीं समझता। अगर है तो वो उसको भी, उस इंफॉर्मेशन को भी सेव करेगा, क्योंकि दो प्रोसेस हैं, दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, उनके अपने अपने यूजर्स थ्रेड्स हैं और आपस में वो बिल्कुल उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा उसको प्रोसेस आईडी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कर्नल लेवल थ्रेड्स के केस में टीसीबी कर्नल मेंटेन कर रहा होगा। इन शॉर्ट, जो थ्रेड्स को क्रिएट करेगा टीसीबी भी वही मेंटेन करेगा। यूज़र लेवल थ्रेड्स जो कि लाइब्रेरी क्रिएट करती है या यूज़र खुद क्रिएट करता है तो टीसीबी भी वही बनाएगा, क्योंकि वो स्केजुलर ने यूज़ करना है। तो अभी तक चलें आप खुद, तो अब ये ना कहें कि यूज़र क्रिएट करेगा, यूज़र खुद अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा। हम ये कह लेते हैं कि यूज़र जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं वो उनको यूज़ करेगा यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए। तो वो जो लाइब्रेरीज होंगी वो खुद ही मैनेज करेंगी।
टीसीबी वही मेंटेन करेंगे, यूज़र को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़र मीन्स के जो प्रोग्रामर है वो कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट करता है तो फिर टीसीबी कर्नल मेंटेन कर रहा होगा। अगेन प्रोग्रामर को करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामर कुछ नहीं करेगा। हम एक कोड चला के देख चुके हैं, हमने कहीं भी टीसीबी का जिक्र नहीं किया, हमने जस्ट सिर्फ क्रिएट थ्रेड का फंक्शन कॉल किया। सर अगर हम पीसीबी है उसको ख़त्म करते हैं और कर्नल ऐसा कोई बिल्ड करें नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ टीसीबी को देखे, तो उसमें क्या कोई डिसएडवांटेज हो सकती है? यानी कि आप कहते हैं कि पीसीबीज ना हो, प्रोसेस ना हो, सिर्फ थ्रेड्स ही हों। ये सर यानी उसमें हम थ्रेड्स को, क्योंकि थ्रेड्स ही चल रहे होंगे तो थोड़ी सी हम एफिशिएंसी ला सकते हैं कि हम स्पेस वगैरह। असल में यूनिक्स के अंदर टास्क होता है, ठीक है, वो टास्क का नाम देता है इसको, वो थ्रेड है या प्रोसेस है, वो एक्चुअली टास्क है, टास्क क्रिएट हो जाता है। यूज़र लेवल थ्रेड्स जो हैं वो एक्चुअली थ्रेड्स का इल्यूजन दे रहे हैं आपको। एक्चुअली तो आप किसी तरीके से टाइम शेयरिंग करवा रहे हैं, अपने तौर पे लोकली टाइम शेयरिंग करवा रहे हैं। टाइम शेयरिंग का कोड, थ्रेड्स का कोड, वो सारा एक्चुअली मैप हुआ हुआ है कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर। इसलिए मैंने आपको यहीं से स्टार्ट किया था कि अगर आपने करना हो, अगर आपको मैं कहूँ कि दो फंक्शंस को किसी तरीके से साइमल्टेनियसली चला के, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर आप चला लेते हैं उसे, चल सकता है, पॉसिबल है लॉजिकली। अगर आप इसे चला लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, क्योंकि प्रोग्राम 2 पॉइंट से एग्जीक्यूट हो रहा है और कर्नल अनअवेयर है, कर्नल नहीं जानता, कर्नल को इन्वॉल्व नहीं किया। ऐसा करने के लिए आपको अल्टीमेटली कोई डाटा स्ट्रक्चर ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा और उस डाटा स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। एक आखिरी सवाल है, तो जिस तरह हमने प्रिंट एफ को जब हम कॉल करते हैं तो बुनियादी तौर पे उसने रीड और राइट के ऑपरेशंस को आसान किया है हमारे लिए, लेकिन पीछे तो रीड और राइट प्रिंट एफ स्कैनफ में यूज़ हो रहा था। इसी तरह क्या जो प्री थ्रेड क्रिएट है उसके पीछे भी कुछ जी, फंडामेंटल? ऐसा ही है, उसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स कोड है, स्केजुलर पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है। ओके, अब एक क्वेश्चन था कि यूज़र लेवल थ्रेड्स की ये लिमिटेशंस हैं, तो फिर हम यूज़र लेवल थ्रेड्स क्यों क्रिएट करते हैं? बाज़ औक़ात प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है अगर प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव से बात करें। यानी कि आप कोई वर्ड प्रोसेसर लाइक एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने कंटिन्यूसली यूज़र से इनपुट लेनी है। इसका मतलब है कि आपको किसी फंक्शन के अंदर स्कैनएफ को या सी इन को लूप में एग्जीक्यूट करवाना है, इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे लिखे, वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो लिखता चला जाए। आपने कंटिन्यूसली इनपुट लेनी है, जब वो स्पेस प्रेस करे तो आपने जो भी उसने वर्ड टाइप किया हुआ है आपने उसके ऊपर स्पेलिंग चेक अप्लाई करनी है। जब वो फुल स्टॉप प्रेस करे आपने ग्रामेटिकल चेक्स अप्लाई करने हैं, साथ उसकी फॉर्मेटिंग करनी है और भी बहुत से काम करने हैं। अगर एक ही फंक्शन में ये सारे काम करने पड़े, एक ही थ्रेड से करने पड़े, तो ये काम मुश्किल होगा, क्योंकि जब इनपुट हो रही होगी तो उस वक्त कोई और काम नहीं हो सकेगा। तो आपको बहुत से टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म करने हैं, तो वहाँ पर हम ये नहीं चाहते, वहाँ पर हम ये डिज़ायरेबल नहीं होता कि कर्नल लेवल थ्रेड्स ही हों, तो वहाँ पर यूज़र लेवल थ्रेड्स भी सर्व कर देते हैं। तो अपने यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए,
हर टास्क के लिए एक थ्रेड आपने क्रिएट कर दिया, उनके दरमियान जो टाइम शेयरिंग है वो खुद हो रही है, वो लाइब्रेरी कर रही है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर जो है फैसिलिटेट हो गया। प्रोग्रामर के सारे टास्क साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। कुछ टाइम इनपुट को मिलता है, कुछ टाइम एक टास्क को, दूसरे टास्क को, तीसरे को, और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि वो सारे सेम टाइम पे लग रहा होता है कि सारे सेम टाइम पे हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ वेब सर्वर की। आगे चल के जब आप बैठ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेब सर्वर में होता ही है कि सर्वर ने हज़ारों यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब होता ही है कि रिक्वेस्ट आई, उसने उसको सर्विस देने के लिए जो भी उसने पेज रिक्वेस्ट किया है वो पेज रीड करके उसने उसको रन करना है, और रन करके जो भी उसकी आउटपुट आएगी वो HTML की फॉर्म में उसने अपने क्लाइंट को सेंड करनी है। अब जब वो एक क्लाइंट को सर्व कर रहा होगा तो बाकी क्लाइंट्स उस वक्त वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम थ्रेड्स क्रिएट करते हैं तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आए क्लाइंट की तरफ से, फ़ौरन एक थ्रेड क्रिएट हो, वो थ्रेड उसको सर्विस प्रोवाइड करे और कैंसिल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर एक रिक्वेस्ट आए नई क्लाइंट की तरफ से, फ़ौरन एक थ्रेड क्रिएट हो, वो उसको सर्विस प्रोवाइड करे। अब जितनी रिक्वेस्ट होंगी, जितने क्लाइंट्स होंगे, उतने थ्रेड्स चल रहे होंगे। अब वो यूज़र लेवल थ्रेड्स हों या कर्नल लेवल थ्रेड्स हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कर्नल लेवल थ्रेड्स के अपने बेनिफिट्स हैं, ज़ाहिर है स्पीड बूस्टअप होगी, लेकिन अगर थ्रेड्स बिल्कुल ही ना हो, यूज़र लेवल थ्रेड्स भी ना हो, तो फिर क्या करना होगा? फिर मजबूरन चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना होगा। रिक्वेस्ट आई, 4 की कॉल की, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब आप देख लें कि उस सर्वर की, पूरा जो वेब सर्वर था वो एक प्रोसेस था 2 GB का अगर से, तो मेमोरी में 2 GB की स्पेस मजीद रिजर्व हो गई। अब अगर वो 1000 क्लाइंट्स हैं तो 1000 प्रोसेस की कॉपीज पड़ी हुई हैं, 1000 कॉपीज पड़ी हुई हैं। बात समझ आइए? वो काफ़ी सारे, तो फिर रैम काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम हाँ, जाहिर है वो, और सर्वर में तो बहुत क्रिटिकल होता है, ये सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम थ्रेड्स पर आ जाते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स मौजूद नहीं है से कर्नल लेवल थ्रेड्स नहीं क्रिएट करते, यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं। फाइन, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, जो कर्नल का टाइम है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूज़र लेवल थ्रेड्स में, लेकिन जो टास्क है वो परफॉर्म हो गया। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से, फ़ौरन एक टास्क क्रिएट, एक थ्रेड क्रिएट होता है, यूज़र लेवल थ्रेड, वो उसको सर्विस देता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड सो ऑन। अगर एक ही थ्रेड होता, जैसे कि मेन थ्रेड होता, और मेन थ्रेड नहीं तो हम यूज़र को सर्व करना होता, तो फिर वो पैरेलल में नहीं सर्व कर सकता था, उसे लीनियर सीरियली करना पड़ता। पहले एक क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जब वो एक को कर रहा होता तो बाकी सब वेट कर रहे होते, फिर वो दूसरे को करता, सर्विस देता, फिर तीसरे को, चौथे को, एंड सो ऑन। तो वो लैग आता। अब वो साइमल्टेनियसली सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। अभी अगर हम रैम के ऊपर हम क्या करें कि बंच ऑफ ALUs लगा दें, यानी इसके बजाय कि एक CPU सेंटर में हो, यानी गवर्नमेंट सिर्फ इस्लामाबाद में एक दफ्तर हो, हम पूरे मुल्क में। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर अगर हम ऐसे करें कि एक जिस तरह रैम है उस पे हम मल्टीपल छोटे छोटी जगहों पे ALUs लगा दें, इसके बजाय कि एक सेंट्रल जगह पे CPU हमने लगाया हुआ है, तो उससे भी हमारा मसला शायद सॉल्व हो सकता है। जस्ट एल यू ही नहीं चाहिए होता, ठीक है, सिर्फ हमें वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने होते, और भी हो सकते हैं। अब अगर आप रैम के मैक्सिमम 2 पोर्ट्स हो सकते हैं, वैसे तो एक होता है आमतौर पे। चलिए 2 की बात कर लेते हैं। अगर 2 पोर्ट्स हैं तो उनके ऊपर एल यू लगाने से क्या होगा?
वही ALU आपने CPU में लगा दिया है, बात तो वही है कि दोनों ऑपरेंड्स रैम से निकलेंगे, ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रैम में राइट हो जाएंगे। बॉटलनेक तो एक्चुअली रैम की स्पीड है, नॉट द ALU। बॉटलनेक तो सिस्टम की जो स्लोअर कंपोनेंट है, स्लोअर देन रजिस्टर्स या CPU, वो तो रैम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टीचर से कीजिएगा उस कोर्स में, तो वो आपको उसका जवाब देंगे। ओके, अभी हम कोड लिख लेते हैं। पासिंग आर्गुमेंट्स टू थ्रेड्स। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ थ्रेड्स क्रिएट किए थे, उनके कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए थे। आज करके देखते हैं। ओके, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम थ्रेड को एक्सटेंड करेंगे। ऐड वाइड स्टैटिक पॉइंटर, अब हम एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी टाइप का, TID1 एंड थ्रेड ID2। ID सेव करने के लिए लास्ट क्लास में देखा था, नया कुछ नहीं है अब तक। ओके, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं 10 एलिमेंट्स का। नंबर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ रैंडम नंबर डाल देते हैं। टेन हो गए। ओके, अब हम पी थ्रेड क्रिएट से थ्रेड क्रिएट करते हैं। थ्रेड 1 ID स्टोर करने के लिए बाय रेफरेंस TID1 को पास किया ताकि उसकी ID हमारे पास आ जाए। सेकंड पैरामीटर होता है आर्गुमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट सेट करेंगे, नल पास कर दिया। थर्ड पैरामीटर है फंक्शन का नेम बाय रेफरेंस, और चौथा पैरामीटर होता है उसको पैरामीटर्स जो आपने पास करने। ओके, इस एग्जांपल के अंदर हमने इसे एरे पास करना है। अब 5 एलिमेंट्स पास करने हैं। हमने करना क्या है, टास्क हमारा ये है कि हमने दो थ्रेड्स को यूज करते हुए इस एरे को सम करना है। तो हम इस तरह करते हैं, दो पार्ट्स में से ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ भेज देते हैं एक थ्रेड को और सेकंड हाफ दूसरे थ्रेड को। दोनों थ्रेड्स अपने अपने पार्ट्स को सम करेंगे और जो सम होगा वो रिटर्न कर देंगे। अब मुझे बताएं कि किस तरह मैं भेज सकता हूँ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। कभी एरे पास किया आपने किसी फंक्शन को? सर या तो साइज उसको उतना दे दें या फिर उसको पहले ब्रेक कर दें दो हिस्सों में। अगर मैं लिख दूं नंबर्स तो 5 दे दूं, इस तरह दे दूं? नहीं सर, वो तो सिर्फ नंबर का 5 वाला चलेगा, आप उसको 5 का साइज दे दीजिएगा, साथ अरे पूरी चली जाएगी। अगर मैं सिंपली ये कर दूं तो क्या होगा? सर वो पूरी अरे चली जाएगी। एक्चुअली जो नेम होता है एरे का वो एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का। ऑलरेडी वो एड्रेस होता है, तो मुझे यहाँ पर एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि एम्परसेंड लगाऊंगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। अब स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो एरे का वो पास हो गया। अब यहाँ से ऑनवर्ड वो जितने एलिमेंट्स चाहे रीड कर ले। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो 5 करे, 2 करे, 3 करे। हमने जस्ट उसका एड्रेस पास कर दिया। एरे हमेशा बाय रेफरेंस पास होती है, तो हमने एरे का नाम लिखा, इसका मतलब है एरे बाय रेफरेंस पास हुई है। अगर वो एरे को मॉडिफाई करता है तो एक्चुअल एरे जो है वो हमारी मॉडिफाई हो जाएगी।
ओके, हमने यहाँ पे एरे पास कर दिया। अब इंडेक्स नंबर 0 से ऑनवर्ड एक्सेसिबल है। ये बात समझ आइए? सिंपली हमने एरे पास कर दिया और इसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं वाइड पॉइंटर में, क्योंकि वो एड्रेस है तो एड्रेस टाइप कास्ट हो जाएगा। ओके, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अब बताएं क्या करूं मैं। मेरे पास वाइड पॉइंटर आ गया है। वाइड पॉइंटर को चूंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि वाइड पॉइंटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए आपको अपनी टाइप में टाइप कास्ट करना होगा। तो इसकी टाइप इंटीजर थी, तो मुझे इंटीजर पॉइंटर n ले लेता हूँ नाम इज इक्वल टू टाइप कास्ट करना होगा पॉइंटर ptr, क्योंकि मैं डायरेक्टली ptr को यूज़ नहीं कर सकता। वाइड पॉइंटर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको किसी और टाइप में टाइप कास्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब कैसे सम करूं? वो एड्रेस जो हमने नंबर्स का भेजा है वो नम में आ गया है। अब मैं कैसे सम कर सकता हूँ? सर सिंपल हाफ तक लूप लगा के ऐड कर लें। ठीक हो गया। एंड सम 1 इज इक्वल टू नम आई, ठीक है। तो सम सम को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, सम को मैं ग्लोबल बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने रिटर्न का कोड नहीं लिख देखना, अभी हमने जस्ट पैरामीटर पास करने हैं। मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ सम 1 इज इक्वल टू 0। ग्लोबल के बगैर शायद हमारा काम भी ना हो, क्योंकि इसमें दो फंक्शन हमें अब 2 फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब है। नहीं सर, ठीक है, दो हमने ठीक है, सेट करा। 2 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। एक हो जाएगा एड 1 और इसी को कॉपी करके एक बना लेते हैं एड 2। उसमें सम 1 था, इसमें ग्लोबल वेरिएबल सम 2 के अंदर पार्शियल सम आया, तो सम 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपना थ्रेड फ्रॉम फंक्शन एड 1 और एक और थ्रेड बना लेते हैं जो कि एक्सटेंड होगा थ्रेड 2 से और उसकी आईडी आ जाएगी 2 में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसको भी पूरी एरे तो नहीं पास करनी हमने। अगर पूरी एरे पास कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें लिमिट्स को अकॉर्डिंगली डिफाइन करना होगा। 5 से स्टार्ट करवानी होगी और लेस देन 10 तक जाना होगा। फिर वैसे ये एक फंक्शन से अगर हो जाए तो अगर हम बिल्कुल एक फंक्शन से होना चाहिए, होना एक्चुअली एक ही फंक्शन से चाहिए। आपने मल्टीपल थ्रेड से, आपके पास एक एरे है से जिसके अंदर 1000 एलिमेंट्स हैं, आपने 4 थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो 4 फंक्शंस ना नहीं बनाने चाहिए आपको, आपको एक ही फंक्शन बनाना चाहिए। एक्चुअली हमने वहीं पर आना है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक ही फंक्शन होगा, लेकिन जस्ट अभी चूंकि अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए हम 2 थ्रेड्स बना लिए, हमने 2 फंक्शंस बना लिए ताकि 2 सेपरेट थ्रेड्स क्रिएट हो सके।
मैं इसको 5 से ऑनवर्ड पास करना चाहता हूँ कि 5 से ऑनवर्ड पास हो जाएं। यहाँ पे मुझे एम्परसेंड लगाना होगा क्योंकि एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट हम पास करना चाह रहे हैं, यानी कि एलिमेंट नंबर 5 का एड्रेस पास करना चाह रहे हैं, तो एलिमेंट नंबर 5 से ऑनवर्ड एरे जो है वो पास होगा। फिर हमने वो फंक्शंस बुनियादी तौर पे सिर्फ इसलिए क्रिएट किया ना कि हमें उनके नाम में इशू आ रहा है, ऐड 1 और ऐड 2, और इंडेक्सिंग में हमें थोड़ा सा। हमें सिर्फ सम 1 और सम 2 चाहिए। अभी तक जितनी हमने प्रोग्रामिंग सीखी है थ्रेड से रेलिवेंट, उसके उसमें हम इतना ही कर सकते थे। अभी दूसरी एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा था सम में कि अगर मैं दो थ्रेड्स एक ही फंक्शन से बना दूंगा तो दोनों थ्रेड सम को अफेक्ट करेंगे, सम 1 को, तो मुझे दो सेपरेट सम चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जो मेन थ्रेड है वो वेट करे इनके कंप्लीट होने का। ज्वाइन tid1 नल, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ हम रीड नहीं कर रहे फंक्शन से। पी थ्रेड ज्वाइन tid2 एंड नल। और जब दोनों थ्रेड्स रिटर्न हो जाएं तो तब फाइनली जो मेन थ्रेड है वो सम को डिस्प्ले कर दे, sum1 प्लस sum2 printf sum is %d sum। और यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं नल। क्यों? नल रिटर्न क्यों किया मैंने? यार हमें शायद जॉइन के लिए चाहिए इसको। नहीं, फंक्शन रिटर्न कर रहा है वाइड पॉइंटर। वाइड होता तो इसका मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करना। वाइड स्टैटिक है, मींस के पॉइंटर रिटर्न करना है वाइड टाइप का। ठीक है, इसलिए वार्निंग आएगी, वार्निंग से बचने के लिए मैंने ये काम किया। ओके, इसको रन कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है prog.c -o prog.c prog.out और p थ्रेड ऑप्शन ज़रूर पास करनी है, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा कोड। ओके, एरर है कि अनडिक्लेयर्ड आई को डिक्लेयर कर देते हैं टीचर। फाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे तो हमें सम शो हो रहा है, दैट इज 52। अब इसका सम करके देखें वैलिड करने के लिए कि वाकई 52 है। तो 52 बनता है। नहीं, 40। 52 आ रहा है, इसको मैंने सम किया है, ये 52 बन रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको सबको 1 कर देते हैं तो सबको क्लियर हो जाएगा। क्या आना चाहिए? सम क्या आना चाहिए? 10 एलिमेंट्स हैं। ये जब सम होंगे तो क्या आना चाहिए आंसर? 10। 10 10 आना है। चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि दोनों थ्रेड्स ने बिल्कुल ठीक प्रोसेसिंग की है, हाफ एरे एक को दिया, हाफ दूसरे को, दोनों ने अपने अपने पार्ट को सम किया और सम करने के बाद उन्होंने अपने पार्शियल सम ग्लोबल वेरिएबल के अंदर रखवा दिए और मेन थ्रेड ने ग्लोबल वेरिएबल को रीड तब किया जब दोनों थ्रेड्स टर्मिनेट हो गए, कैंसिल हो गए, इन अदर वर्ड्स कंप्लीट हो गए, जब उन्होंने अपना कंट्रोल रिटर्न कर दिया। क्योंकि ज्वाइन की कॉल ब्लॉक हो जाती है उस वक्त तक जब तक थ्रेड रिटर्न नहीं करता, और जब रिटर्न करता है तो उसका स्टेटस भी, यानी कि जो रिटर्न वैल्यू उसने की होती है वो भी गेट करके देती है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हमने उसे गेट नहीं किया बल्कि ग्लोबल वेरिएबल्स यूज किए। जब दोनों थ्रेड्स रिटर्न हो गए तब हमने जो पार्शियल सम्स था उनको ऐड किया और जो हमारे पास फाइनल सम आया उसको डिस्प्ले कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने देख लिया है कि आप किस तरीके से नंबर्स या आर्गुमेंट्स थ्रेड्स को पास कर सकते हैं। ये हम यूजर लेवल थ्रेड्स यूज कर रहे हैं या हम कर्नल लेवल हाँ, थ्रेड्स? कर्नल ऑफ थ्रेड ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। पी थ्रेड्स की अगर बात करूँ तो हम पी थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं और पी थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन सोलारिस के अंदर, सोलारिस भी यूनिक्स की वर्जन है, उसके अंदर ये कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट करती है। उबंटू की 14 के बाद वाली वर्जन्स के अंदर भी ये कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट करती है। पुरानी वर्जन देख लें उसके अंदर ये यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और जो नई वर्जन्स हैं उसके अंदर ये कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। आप देख सकते हैं एक को ब्लॉक करें, एक में आयो कॉल करें, दूसरा चलता रहेगा, तो पता चल जाएगा कि ये कर्नल, वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, वो जो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, वो जस्ट आप अप्लाई करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो यूज़र लेवल थ्रेड्स बन रहे हैं या कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। ओके, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपने देख लिया कि पैरामीटर किस तरह पास होते हैं। फिर मैं रिटर्न की जानिब आता हूँ। सर अगर हम कोई ना बनाते तो हमें वॉइड को आई थिंक पास करना पड़ता है। बेटा बाबा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्लोबल वेरिएबल ना बनाते और हम एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहे होते सम का, तो हम पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन के फंक्शन ही में सिंटेक्स लगाते अभी देख मैग्नीफाई लेते हैं, फंक्शन। बिल्कुल आपका जवाब ये आ गया। एक चीज़ देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर। ओके, ए पार्ट को देखें। मेमोरी बनी हुई है, आपने सी की स्टेटमेंट लिखी इंटीजर स्टैटिक पीटीआर, आपने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में देखें वो एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज नहीं हुआ, डिक्लेयर हो गया, तो एड्रेस नंबर 3 असाइन हो गया पीटीआर को, वो जो मैंने येलो किया हुआ है रीजन। राइट। ठीक हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं। फिर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट वॉर और साथ असाइन भी कर दिया इज इक्वल टू 100। तो अब देखें मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट हुई, उस वो स्पेस का एड्रेस है 7 और उसको 100 असाइन हो गया। राइट सर। ठीक है, बाकी लोग क्लियर है? फिर मैंने, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर आपने सी पार्ट में देखें कि पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल वी ए आर वार। अब पी टी आर को अब मैंने इनिशलाइज किया है, उसको एड्रेस ऑफ वार असाइन किया, तो एड्रेस ऑफ वार में क्या हुआ, उसका एड्रेस क्या था वार का 7, वेरिएबल वार का एड्रेस क्या था 7, 100 तो उसकी वैल्यू है ना, उसका एड्रेस क्या है 7 है। 7 है, वो 7 किसको साइन करवा दिया मैंने, पीटीआर को। ओके, अब पीटीआर के पास 7 है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
यस सर। ओके, अब नीचे आए। अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ एड्रेस ऑफ पीटीआर तो क्या डिस्प्ले होगा? थ्री। एड्रेस ऑफ पीटीआर 3 है, देख लें आप रैम में सी पार्ट में देखें पीटीआर का एड्रेस क्या है? 3 आ गया। 3 हो गया। वार का एड्रेस क्या है? 7। और मैं सिंपली पीटीआर की वैल्यू देखूं तो क्या है? वो 7 आ जाएगी। 7 है। ये क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है। अब नीचे जरा मैं पी थ्रेड ज्वाइन की कॉल देखें। पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, पीआईडी मैंने बता दिया। सेकंड पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, सेकंड पैरामीटर को देखें, एड्रेस ऑफ पीटीआर। मैं क्या पास कर रहा हूं? ये नंबर बोलें। 3 सर पास कर रहा 3। हूँ। 3। 3 पास कर रहा हूँ। अब वो क्या करेगा? वो जो पी थ्रेड ज्वाइन है वो डबल पॉइंटर एक्सेप्ट करता है। डबल पॉइंटर का मतलब यह है कि मैं उसे वेरिएबल के एड्रेस का एड्रेस बता रहा हूं। मैंने उसको 3 पास किया, वो जाएगा लोकेशन नंबर 3 पे, वहां से अगेन एक एड्रेस पिक करेगा 7। मैंने जो भी एड्रेस पास किया वो उस एड्रेस पर जाएगा, वहां से एक अगेन एक एड्रेस पिक करेगा और फाइनली उस एड्रेस पे वैल्यू राइट करेगा। क्योंकि मैंने इसे डबल पॉइंटर दिया है, वो डबल पॉइंटर एक्सेप्ट करता था, मैंने उसको इनडायरेक्ट एड्रेस प्रोवाइड किया है या डबल पॉइंटर पास किया है कि पहले वो जो भी एड्रेस पास किया वो उस एड्रेस पर जाएगा, वहां से अगेन एक एड्रेस पिक करेगा और उस एड्रेस पर राइट करेगा जाके। ऐसा क्यों है? मैं पी थ्रेड ज्वाइन की डेफिनेशन पे जा रहा हूं, देखिए पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन सेकंड पैरामीटर देखें, वाइट 2 स्टार लगे हुए हैं, 2 स्टैरिक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं डबल पॉइंटर पास करूंगा, मैं 7 पास नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 3 पास करूंगा। तो वो 3 पे जाएगा, वहां से 7 पिक करेगा और फाइनली फिर 7 पे राइट करेगा। तो यानी हम किसी भी टाइप की अर्रे इसमें सेंड करें एक ना ही ना 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 फंक्शन ना, के नाम के साथ। इसको समझे, जस्ट इसको समझे कि ये 2 दफा स्टैरिक। आपने कभी डबल पॉइंटर नहीं पास किया किसी फंक्शन को? लेकिन इसमें मतलब थोड़ा चले, कंफ्यूज। कोई बात। अब क्या कंफ्यूजन है? मैंने तो ये इस कोर्स का पार्ट भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको ये समझा दिया। सर मैं तो सिंपल पॉइंटर का एड्रेस पास करूँ। अभी तक आपने पॉइंटर का एड्रेस पास किया, मैं यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आपने इस स्लाइड को समझना है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप रिटर्न नहीं करवा सकें। और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एक तो ये है ना कि मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दूं और मैं कहूँ इस एड्रेस पे राइट कर दो। आप क्या करोगे? उस एड्रेस पे जाके राइट कर दोगे, दिस इज कॉल्ड सिंगल पॉइंटर। ये होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसे डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। लैंग्वेज में देखें तो दिस इज अ सिंगल पॉइंटर। दूसरा ये है कि मैं आपको एक एड्रेस प्रोवाइड कर दूं और मैं कहूँ इट इज अ डबल पॉइंटर, तो आप क्या करोगे? या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कह दूं तो आप क्या करोगे? आप उस एड्रेस पर जाओगे, वहां से अगेन एक एड्रेस पिक करोगे। तो मैंने आपको इस केस में 3 पास किया है और बता दिया इट्स अ डबल पॉइंटर। तो आपने 3 पे जाना है, वहां से आपने एक एड्रेस पिक करना है 7, फिर 7 पे जाके आपने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये फंक्शन सिंगल पॉइंटर एक्सेप्ट करता तो मैं सिंपली इसे 7 पास करता, तो वो 7 पे जाके वैल्यू राइट कर देता। अब ये डबल पॉइंटर एक्सेप्ट करता है, तो इसे मैं 3 पास करूंगा तो ये फिर ये 7 पे राइट करेगा और 3 पे वैल्यू 7 रखवाई होगी मैंने पहले। ठीक है, टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में, आप तब तक इसको समझ लीजिएगा इस स्लाइड को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि थ्रेड रिटर्न कैसे करता है। सर एक छोटी सी चीज़ पूछनी है कि जो जी वर्ड स्टैटिक हमने ब्रैकेट्स में जो लिखा था वो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे यानी PID नहीं, हम कामा। वो तो उसकी डिक्लेरेशन है ना, वो तो आपके लिए है, समझने के लिए, वो तो प्रोटोटाइप है।
कि इस फंक्शन को क्या क्या चाहिए। आपको प्रोटोटाइप है ना, वो तो बता रहा है कि इस टाइप का सिंगल पॉइंटर नहीं चाहिए बल्कि डबल पॉइंटर चाहिए। मतलब आपको सर बता हम रहा है कि आप इसको जो एड्रेस पास करेंगे वो डायरेक्टली उस एड्रेस पर राइट नहीं करेगा, बल्कि वहां जाके अगेन एक एड्रेस पिक करेगा। सर ptr इज इंट, लेकिन हमने void नहीं पास करना था। वो तो वहां करना था ना। इस एग्जांपल में तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ पॉइंटर्स का और मेमोरी का, ठीक है। वो तो टाइप कास्ट इम्प्लीसिट हो जाता है। वो तो सिंपली मैं यहाँ पे void स्टैटिक लिख दूंगा तो टाइप कास्ट हो जाएगा। अभी भी इसे चलाऊंगा तो ये चल पड़ेगा, सिर्फ वार्निंग आएगी। तो वार्निंग को खत्म करने के लिए मैं इसे यहीं पे टाइप कास्ट कर दूंगा, वाइट पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दूंगा इसे। तो ये जो स्लाइड है इसको आपने समझना है, और साथ ही थ्रेड ज्वाइन की डिक्लेरेशन को भी समझना है। तो ये स्लाइड्स आपके साथ मैं आज अभी शेयर कर दूंगा, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है।